ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे शासक की जिसकी सबसे बड़ी ताकत ही सच कहें तो उसकी मौत का कारण बन गई। हम बात कर रहे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, जिनका इतिहास में एक बेहद अनोखा और विरोधाभासी स्थान है। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक बेहद क्रूर और बेरहम दुनिया में इंसानियत और दया सबसे बड़ी कमजोरी होती है? ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक सवाल नहीं है। ये दिल्ली सल्तनत की उस खौफनाक सच्चाई का आईना है जहां सत्ता का रास्ता अक्सर अपनों के खून से होकर गुजरता था। उस दौर में दया की कोई खास कीमत नहीं थी, और यहीं से इस पूरी ऐतिहासिक गाथा का असली तनाव शुरू होता है। तो चलिए कहानी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं, सत्ता का शून्य और गुलाम वंश का पतन। माहौल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सल्तनत पर गयासुद्दीन बलबन का राज था, जिसने पूरे साम्राज्य को मानो लोहे की मुट्ठी से जकड़ रखा था। खौफ इतना कि कोई सिर उठाने की हिम्मत न करे। लेकिन साल 1287 वो टर्निंग पॉइंट था जहां से बाजी पलटने लगी। इसी साल बलबन की मौत हो गई, और इतनी खौफनाक सत्ता के अचानक खत्म होने से एक इतना बड़ा पावर वैक्यूम यानी सत्ता का शून्य पैदा हुआ, जिसने दरबार में बेहद खतरनाक षड्यंत्रों की शुरुआत कर दी। इसके बाद जो हुआ वो ताश के पत्तों के ढहने जैसा था। बलबन का एक योग्य बेटा तो मंगोलों से लड़ती हुए मारा गया। फिर गद्दी पर बैठा उसका पोता कैकुबाद, लेकिन ये शासन के बिल्कुल लायक नहीं था। बस शराब और विलासिता में डूबा रहता था। जो साम्राज्य कभी बलबन के नाम से कांपता था, वो पूरी तरह से खोखला हो चुका था। और इसी अफरा तफरी में 1290 में खिलजियों के लिए दिल्ली की सत्ता का दरवाजा खोल दिया। यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है, खिलजियों का अप्रत्याशित उदय। इस पूरी उथल-पुथल के बीच जो चेहरा उभर कर सामने आया, वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। वो एक बहुत ही तजुर्बेकार और जंग के मैदान का पक्का सिपाही था। लेकिन एक दिक्कत थी, दिल्ली दरबार में बैठे शुद्ध तुर्क अमीरों के लिए वो एक बाहरी इंसान था। दरअसल खिलजी कबीला तुर्क मूल का होने के बावजूद लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहा था, तो दरबार के कुलीन लोग उन्हें गैर तुर्क और अपने से नीचा मानते थे। जलालुद्दीन को सत्ता के गलियारों में इसी गहरी नफरत और भेदभाव का सामना करना पड़ा। अब आते हैं तीसरे भाग पर, इंसानियत का शासन, एक दयालु बूढ़ा सुल्तान। भारी विरोध के बावजूद 1290 में जलालुद्दीन ने गद्दी संभाल ली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? सुल्तान बनते वक्त उसकी उम्र लगभग 70 साल थी, और उसका काम करने का तरीका बाकी सुल्तानों से बिल्कुल अलग था। एक तरफ बलबन और उसके बाद आने वाला अलाउद्दीन थे, जो तलवार और खौफ के दम पर राज करते थे, और दूसरी तरफ ये बूढ़ा सुल्तान था जो दया, करुणा और क्षमा के रास्ते पर चलना चाहता था। उस खूनी दौर में बिना खून बहाए राज करने की सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा था। लेकिन दरबारियों की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका मानना था कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा ये बूढ़ा आदमी बहुत नरम है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी। आम जनता तो बेहद खुश थी, क्योंकि उन्हें सालों बाद ऐसा सुल्तान मिला था जो छोटी छोटी बातों पर सिर नहीं कलम करवाता था। लेकिन सत्ता के भूखे दरबारियों की नज़र में सुल्तान की ये दयालुता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इस बात को साबित करने के लिए एक बड़ी घटना हुई। मलिक छज्जू नाम के एक व्यक्ति ने पुराने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर सुल्तान के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह कर दिया। जलालुद्दीन ने अपनी सेना भेजी और इस बगावत को बड़ी आसानी से कुचल दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सुल्तान ने उन विद्रोहियों को फांसी देने के बजाय उन्हें माफ कर दिया। जी हाँ, देशद्रोह की माफी। इस नरमी ने दरबार में सुल्तान की रही सही साख भी खत्म कर दी, और लोग उसे सच में एक कमजोर शासक समझने लगे। और यहीं से कहानी अपने चौथे और सबसे डार्क चैप्टर में प्रवेश करती है, जानलेवा भरोसा और सबसे बड़ा विश्वासघात। अब एंट्री होती है इस कहानी के सबसे खतरनाक किरदार की, सुल्तान के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की। जलालुद्दीन अपने इस भतीजे से बेइंतहा प्यार करता था, बिल्कुल एक सगे बेटे की तरह। उसने अलाउद्दीन को क्या कुछ नहीं दिया, अपनी बेटी की शादी उससे करवाई, उसे कड़ा और अवध जैसे बेहद रईस और अहम सूबों का गवर्नर बना दिया, और उस पर आंख मूंद कर भरोसा किया। लेकिन अफसोस, यही अटूट विश्वास इतिहास के एक बहुत ही भयानक धोखे की नींव रख रहा था। अलाउद्दीन के दिमाग में सत्ता हथियाने का एक बहुत ही शातिर और खौफनाक प्लान चल रहा था। इसके 3 कदम थे। पहला, कड़ा का सूबेदार बनकर अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाना।
दूसरा, दक्षिण के देवगिरी राज्य पर हमला करके वहां से बेहिसाब खजाना लूटना, इतना खजाना जो दिल्ली ने शायद ही कभी देखा हो। और तीसरा, सबसे घातक कदम, इसी खजाने का लालच देकर अपने चाचा यानी सुल्तान को बिना किसी सुरक्षा के कड़ा बुलाना। एक ऐसा जाल जिससे बचना नामुमकिन था। जब अलाउद्दीन का न्योता आया तो दरबारियों को तुरंत साजिश की बू आ गई। उन्होंने सुल्तान को बहुत समझाया, बार बार चेतावनियां दी कि कड़ा मत जाइए, इसमें जान का खतरा है। लेकिन जलालुद्दीन का जवाब क्या था? अलाउद्दीन तो मेरे बेटे जैसा है। ये शब्द सुनकर आज भी सहरन होती है। अपने भतीजे पर इस अंधे भरोसे के चलते उसने सभी रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज कर दिया और बिना किसी खास सुरक्षा व्यवस्था के कड़ा के लिए निकल पड़ा। और फिर आया साल 1296। ये वो साल है जिसने दिल्ली सल्तनत के पन्नों को हमेशा के लिए लाल कर दिया। जब बूढ़ा सुल्तान कड़ा पहुंचा तो अलाउद्दीन ने आगे बढ़कर बड़े ही प्यार और सम्मान से अपने चाचा को गले लगाया। लेकिन ये कोई आम आलिंगन नहीं था, ये मौत का फंदा था। गले लगते ही अचानक अलाउद्दीन के इशारे पर सैनिकों ने सुल्तान पर पीछे से हमला कर दिया। उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। एक चाचा का अंधा प्यार उसकी सबसे खौफनाक मौत की वजह बन गया। चलिए अब कहानी के 5वें और आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, सुल्तान की विरासत। क्या जलालुद्दीन सच में कमजोर था? इस दर्दनाक अंत के कारण ज्यादातर लोग जलालुद्दीन को एक फ्लॉप और कमजोर शासक मान लेते हैं, क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं का गुणगान करता है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर देखें तो तस्वीर कुछ और भी है। जलालुद्दीन ने बिना किसी बड़े खून खराबे के दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। उसने एक क्रूर व्यवस्था में आम जनता को सुकून की सांस दी, बेवजह हत्याएं बंद करवाईं और खिलजी वंश की एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ। ये उपलब्धियां किसी कमजोर इंसान की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, एक कड़वा सच ये भी है कि उसकी इसी दया ने आने वाले सबसे बड़े आतंक का रास्ता भी तैयार कर दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि जलालुद्दीन की असली त्रासदी ये नहीं थी कि वो दयालु था, बल्कि ये थी कि उसने एक बेरहम और खून के प्यासे राजनीतिक माहौल में इंसानियत के नियम लागू करने की कोशिश की। और इसी नरमी का नतीजा था कि सल्तनत की चाबी अलाउद्दीन जैसे एक ऐसे शख्स के हाथ लग गई जिसका पूरा राज ही खौफ और क्रूरता पर टिका हुआ था। इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या जलालुद्दीन की जरूरत से ज्यादा दयालुता ने ही एक तरह से अलाउद्दीन के खौफनाक आतंक को जन्म दिया? सत्ता का ये चक्र वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है।